चलिए बना लिए आप लोग। पहला का क्या आया? 3 आ रहा है। चलिए, बहुत सही। 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाजित है। 33 से विभाजित होने का मतलब क्या है? यह 3 और 11 दोनों से विभाजित है। ठीक है। अब संख्या में 54 जोड़ देते हैं, तो 54 और जोड़ दिए आप, तो जोड़ने पर संख्या तो अभी तक 3 और 11 से है ही विभाजित। 54 जैसे ही जोड़िएगा तो ये क्या चीज से विभाजित होगा, यही आपसे पूछा गया है कि आप 54 जोड़ने के बाद पूरा संख्या किस से विभाजित होगा, यही पूछा गया। कौन पहले वाला? कैसे आप? यही क्वेश्चन है ना जी। तो ले लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा? डिस्कशन तो इसी का करेंगे। निकलते वक्त ले लीजिएगा या जाइए ले आइए। आपको भी वही मिला? आप सबका ठीक है? नहीं ध्यान दिए होंगे। तो आप बताइए ना कि ये 54 से विभाजित, 54 अगर जोड़ने पर आपका यह किससे विभाजित हो रहा है? अंकों का योग यहां पर कितना है? 5 + 4 9, यानी कि 9 किसको किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा, है ना? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है कि जोड़ने वाली संख्या किससे विभाजित हो रही है। ये तो ऑलरेडी 3 और 11 से विभाजित है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये तो आसान है कि यदि 7 से पूर्णांक n को भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से ही 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, यह पूछा। तो n का मान निकालना है, तो आप देखिए ना, आप क्या कीजिए ना, यहां n को आप कितना गुना कर रहे हैं? 9 गुना। तो शेषफल को ही 9 गुना कर दीजिए, है ना? तो 2 गुना 9 कितना हो जाएगा? शेषफल 18 हो जाएगा। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। इसका वैल्यू निकला। देखिए सर्ट सिंडिसेस का सवाल है आपका। इस तरह के सवाल में सबसे लास्ट वाला स्क्वायर रूट से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तो यह जो है आपका, जब भी रूट के अंदर इस तरह का टर्म मिले, तो अगर बीच में प्लस है तो समझ जाइए कि a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अब बीच में माइनस है तो समझ जाइए कि a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। जब a + b के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा तो इसमें 2ab जरूर आएगा, आएगा कि नहीं? तो यानी कि 2ab जब आएगा तो यह कितना हो जाएगा? 2, 4 में से 2 बाहर निकल गया, 2ab का 2 ले लिए। अब क्या बच गया? यहां 2√3 बच गया, तो 2 × √3। लेकिन तोड़ने से पहले यह ध्यान रखिए कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग 7 होना चाहिए, तब है ना a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर होगा। तो इस 2 का स्क्वायर कितना? 4, और √3 का स्क्वायर कितना? 3, 4 3 7 हो गया। यानी कि यह किसका स्क्वायर हो गया? आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं? यानी कि स्क्वायर हटाइएगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो आपका क्या बच जाएगा? माइनस का √3 प्लस ये वाला 3 अब प्लस 8 इंटू ये 2 + √3 आ जाएगा, है ना? अब बताइए कि इस पूरे को सॉल्व कीजिए, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 अब प्लस 8 × 2 16 3 19, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 √3।
फिर से वही बात आ गया, इस रूट के अंदर आपका 19 प्लस 8 रूट 3 हो गया, तो ये जरूर आपका किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा। तो आप सेकेंड वाला पार्ट 2ab में टूटेगा, 2ab में टूटेगा तो 2 तो आ ही जाएगा। तो अब 4 रूट 3 बचा, तो 4 रूट 3 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसके स्क्वायर का योग 19 होना चाहिए। तो 4 और रूट 3, 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19। तो यानी कि यह किसका स्क्वायर हो गया? हाँ, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यह हो गया, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यह हो गया। होल स्क्वायर हटाइएगा तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? माइनस का प्लस, माइनस रूट 3 अब प्लस 4 अब प्लस रूट 3। हाँ, रूट 3 प्लस माइनस कट गया तो ये बचा क्या? 4, 4 का अंडर रूट कितना? 2। ऑप्शन नंबर ए। सर्ट सिंथेसिस का ये अच्छा सवाल है। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर में दो टर्म मिले, बीच में अगर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, अब बीच में अगर माइनस हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, और सेकेंड पार्ट जो है हमेशा 2ab में टूटेगा। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा इसका आंसर नहीं आया होगा लगता है। इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कहता है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है ना। ये यूपीएससी सीसेट 2024 का सवाल है, लेकिन इसमें कुछ डाटा मिसिंग है ना। तो P का वेतन Q से 20% कम है, तो आप बताइए 20% कम होने का मतलब क्या? 1/5 है ना। यानी कि किससे कंपैरिजन हो रहा है? Q से कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन? P का कंपैरिजन हो रहा है। यानी कि जिससे कंपैरिजन होता है वह नीचे वाला, यानी कि Q नीचे वाला, इससे 20% कम है। कौन? P कम है। तो P और Q का यहां से रेशियो देखिए तो ये कितना हो गया? Q 5 है तो P 1 कम यानी कि 4 हो गया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो R के वेतन से 20% कम, हाँ, जो R के यानी कि Q के वेतन जितना भी है वह R के वेतन से 20% कम है। किससे कंपैरिजन हो रहा है? R से कंपैरिजन हो रहा है। किसका? Q का। तो आप बताइए 20% फिर से कम हो गया, तो 20% फिर से कम हो गया, लेकिन इस बार कंपैरिजन जो है आपका R से होगा, यानी कि ये नीचे वाला आपका R हो गया और ये 20% कम है। कौन? Q। तो यानी कि Q और R का जो रेशियो होगा वह 4:5 होगा। आप बताइए कि Q यहां 5 दिख रहा है और यहां पर Q 4 दिख रहा है, तो दोनों को बराबर कीजिएगा ना। तो 5 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें 5 से गुना।
अगर इसमें 5 से गुना हुआ तो इसमें भी 5 से गुना, और इसमें 4 से गुना हुआ है तो इसमें भी 4 से गुना। तो अब आप फाइनली क्या देख रहे हैं कि P जो है 16 आ गया, Q जो है 20 आ गया, और R जो है आपका 25 आ गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, R का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अनुपात में देख लीजिए कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो प्रतिशत अधिक का मतलब क्या हुआ, 9 बटे में 16 अगुना 100। तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, ठीक है। 25 ना मान 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 बटे में 4, 4 पंचे 20, 2 4 छाके 24, 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 56.25 आया था ना। यही आपका आंसर होगा। तो रेशियो का एक सिंपल सा सवाल था। तो ऐसा नहीं कि बड़े एग्जाम में पूछा गया सवाल है तो बहुत टफ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ माइंड सेट का बात है। अगर आपका पूरा सिलेबस पे कमांड है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, सवाल बनेगा। देखिए ना, क्वेश्चन पूछा है प्रतिशत में, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रुपया में। ऐसे ही पता चल गया कि आपका कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर ले आए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सोहन के प्रारंभिक व्यय और बचत का जो अनुपात है वह 5:3 है, ठीक है। अगर व्यय का बात कर रहे हैं तो ये अगर 5 है और बचत अगर आपका कितना है, 3 है, तो जरूर इसका आय कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, है ना। कहता है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। जैसे ही वृद्धि का बात करें तो आप 100 मान लीजिए, आपका डाटा बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो 25% का वृद्धि आय में हुआ, तो मान लीजिए ना आय जो है आपका 800 है, व्यय जो है आपका 500 है। 800 में से 500 खर्च कर दिए, 300 रुपया बच गया। तो क्या कहता है कि यदि उसके आय में 25% का वृद्धि होता है तो इसमें 25% का वृद्धि कर दीजिए। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 60, 200 ना हो जाएगा, 200 का बढ़ेगा तो 800 से 200 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कहता है क्या, यदि उसकी प्रारंभिक बचत जो है 4500 रुपया है, एक्चुअल में जो शुरुआत का बचत 300 रुपया है अनुपात में, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना, 4500, ये इसका कितना गुना, 15 गुना। तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें, तो वृद्धि की आय आपका, वृद्धि के बाद आय कितना निकला है, 1000, इसका कितना गुना लीजिएगा, 15 गुना। तो ये कितना हो गया, 15,000 हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो जब भी आय व्यय का अनुपात आपको अनुपात दिया रहे और उसमें प्रतिशत वृद्धि करना रहे तो अनुपात में 100 से गुना कर दीजिए, ताकि आपको वृद्धि और कमी का आसान सा डाटा मिल जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका कोई बनाए हैं, हाँ 5 आया, 4 kg कितना आया, 4। चलिए देखिए, एक परिवार के लिए चीनी का कुल खपत 20 किलोग्राम प्रति माह, यानी कि एक माह में अभी चीनी का जो नॉर्मल मूल्य है उसमें 20 kg खपत होता है।
जैसे ही चीनी की कीमत में 35% का वृद्धि हुआ तो परिवार ने इसके खपत कम कर दी। खपत कीमत में वृद्धि हुआ तो खपत तो ऑब्वियस है कम हो जाएगा, होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वह पहले के इतना ही खर्च करेगा, उसको खर्च थोड़ा सोचा क्या कि बढ़ा देते हैं, लेकिन खर्च 8% से ही बढ़ाया, जबकि कीमत में वृद्धि हुआ 35%। तो उस हिसाब से तो अभी भी पहले जितना खपत नहीं कर पाएगा, कम ही खपत करे। तो वृद्धि के कारण प्रति माह चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कम हो गई, यह आपसे पूछा है। मान लीजिए ना कि शुरुआत में जो आपका खर्च था 100 रुपये का था, और अब इसमें 35% का अगर वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 135। हमको पहले के खर्च से कितना अधिक करना है, 8%। तो यानी कि 100 को 8% से बढ़ा दीजिए, पहले का खर्च यही हो जाएगा 108। अब कीमत का उल्टा खपत होता है, तो आप 135 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य है, हमको खर्च करना 108 ही, तो कितना कम करना पड़ेगा, 27 कम करना पड़ेगा। यानी कि खपत में 27 का कमी करना पड़ेगा। तो खपत में कमी कितना, 27 का, बटे में टोटल कितना में से, हमें प्रतिशत कमी नहीं निकालने के लिए बोला। प्रतिशत कमी करता तो आप क्या करते, 100 से गुना कर देते आपका प्रतिशत कमी। आपसे बोला क्या है कि प्रारंभ में 20 किलो प्रति माह आपका खपत था, बाद में वृद्धि के कारण एक माह में कितना कम खपत हुआ। आप बताइए, ऊपर में क्या है, खपत में कमी है, और नीचे में क्या है, प्रारंभिक खपत है ना। तो ये आप अगर कट रहा है तो कटा दीजिए ना, 9 से 9 तिहाई 27, 15 नमा 135, फिर से तो कट जाएगा, 27 पंचे डायरेक्ट हो जाता ना, 1/5। ये आपका शुरुआत में आरंभिक खपत है। ये आपका क्या है, आरंभिक खपत है। और खपत में कमी कितना है, 1 है। ये खपत में कमी है, खपत में कमी है। आप बताइए आरंभिक खपत एक्चुअल में है कितना। आरंभिक खपत आपका 20 केजी है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर, कितना गुना, तो खपत में कमी 1 है, तो 1 का कितना गुना ले लीजिएगा, यानी कि 4 केजी का खपत में कमी हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ये बहुत अच्छा सवाल था, आपके बुक में भी दिया हुआ है इस तरह का सवाल। तो हमेशा याद रखिएगा, कीमत का उल्टा खपत का होता है, कीमत के रेशियो का उल्टा होता है खपत। चलिए नेक्स्ट। एक 180 देखिए ना, 14 इस तरह का तो मॉक टेस्ट में काफी लगा चुके हैं सवाल। 14 नोटबुक बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस का बात किया, एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपको पहले तो यह बताइए कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ हो रहा है, किस रूप में लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के रूप में लाभ हो रहा है। तो लाभ का इक्वेशन बनाइए कि टोटल काय गो नोटबुक बेच रहे हैं, 14 गो नोटबुक बेच रहे हैं, तो 14 नोटबुक को हम बेच दिए, 14 एसपी हो गया। तो बेचे हैं तो जरूर 14 गो नोटबुक खरीदे भी होंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। अब एसपी में से सीपी चला गया तो लाभ बचा। लाभ किस रूप में मिल रहा है, 9 का नोटबुक का एसपी, तो 9 का एसपी, ये बराबर हो गया। यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। आप बताइए, सीपी उधर जाएगा तो 14 सीपी हो गया, और यह कितना हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। तो यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो जो है वह 5 और 14 का। 5 का चीज 14 में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए,
लाभ गुने 100 बटा में करेमूल, करेमूल है आपका कितना 5, तो 20 नमा 180 हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। आगे किया जाए। अब देखिएगा इसका बना है 20, कोई नहीं ना मारे, हमको लग रहा है कोई 20 भी मारे हैं। नहीं ना। देखिएगा लाभ प्रतिशत, हमें पता है ना कि स्टूडेंट कहां गलती करते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के 1/5वें लाभ पर अर्जित करते हुए 71,785 पर बेचा। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है तो आपको सिर्फ क्रय मूल्य पता चलना चाहिए और विक्रय मूल्य पता चलना चाहिए और लाभ पता चलना चाहिए। इस रेशियो का ही मतलब आप समझ जाइए ना। आपसे बोला कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का, किसका बोला, विक्रय मूल्य का, जिसका बोलता है वह नीचे। तो यानी कि 5 आपका क्या है, एसपी है विक्रय मूल्य का। 1/5वां भाग लाभ अर्जित करता है, तो 5 रुपया में बेचे जिसमें 1 रुपया आपका क्या है, लाभ है। तो 1 रुपया का लाभ 5 रुपया में बेचे तो सीपी कितना 4 हो गया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100, यानी कि 1 गुना 100, अब बटे में करे मूल 4, तो यानी कि 25%। बहुत कोई क्या करेंगे कि 5 पे निकाल लेंगे, 20% निकाल लेते हैं। तो हमेशा लाभ प्रतिशत अगर पूछा है तो वो क्रय मूल्य पर ही पूछा है ना। यहां जो आपका लाभ दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। अब देखिएगा इसका कितना 32,000। चलिए देख लेते हैं। समान वस्तु पर ट्रेडर, जो ट्रेडर ए है, कोई एक होलसेलर है ए, 25% का एकल छूट देता है। ए कितना का छूट दिया, 25% का छूट दिया, ठीक है। और बी जो है वह 20% और 5% का 2 क्रमागत छूट देता है। तो इस 2 क्रमागत छूट पर एकल छूट निकाल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर 20 और 5 का एकल छूट निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 20 + 5, सक्सेसिव वाला निकाल लगा दीजिए। अब 20 गुने 5 बटे में 100, तो यह कितना हो गया, 100 खत्म हो गया 1, यानी कि 20 5 25, 25 में से 1 चला गया, 24%। कहने का मतलब ट्रेडर ए जो है 25% का छूट दिया और ट्रेडर बी के द्वारा अगर देखा गया एकल छूट तो वह 24% का दे रहा है। तो क्या कहता है कि बी के द्वारा दी गई छूट से ए के द्वारा दी गई छूट जो है 320 रुपया अधिक है। तो आप देखिए प्रतिशत में 1% ज्यादा है छूट, और ये 1% का वैल्यू कितना 320 रुपया है। यानी कि अंकित मूल्य पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बिल्कुल सही। क्लियर है। तो ये सब सवाल एकदम प्रैक्टिस कीजिए कि ये सब का सक्सेसिव वैल्यू जो है आप तुरंत मौखिकली निकाल लीजिए, है ना। इस तरह मतलब कि प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए ना कि
इस तरह के सवाल में पेन नहीं उठना चाहिए। देख लिए हम कि ये 24%, ये 25%, 1% का वैल्यू 320 है, तो 100% का वैल्यू पूछा है ना, सीधे 32,000 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रैक्टिस रखिए कि ऐसे सवाल में बिल्कुल आपको समय ही ना लगे। अब देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर पर कम से कम कितने पूर्ण वर्ष में स्वयं का 4 गुना से अधिक हो जाएगा। कोई भी मूलधन अगर मान लीजिए 1 है तो यह 4 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन 4 हो गया, 4 गुना से अधिक बोला है। तो आप बताइए यहां से यहां तक में एसआई कितना आपको मिल गया, 3 मिल गया। तो आपसे पूछा है कि कम से कम कितना साल लग जाएगा, पूर्ण साल पूछा है, पूर्ण साल कम से कम कितने पूर्ण वर्ष में। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 अब बटा में मूलधन गुने 14% का दर है। तो आप बताइए ना, ये 2 सत्ते 14 हो गया, ये आपका कितना हो गया 50, और ये 7 सत्ते 49, 7 पॉइंट समथिंग है, तो 7 आई 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि कितना पूर्ण वर्ष लग जाएगा, 22 वर्ष कम से कम। तब 4 गुना से 4 गुना से थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो आ गया ना क्वेश्चन, धीरे से पढ़िए ना। कम से कम कितने वर्ष में, पूर्ण वर्ष में बोला, ये क्या लगा दिया, पूर्ण वर्ष में, यानी कि पूरा का पूरा नहीं कटना है, पूर्ण वर्ष आपको लेना है, यानी कि आपका पूरा का पूरा वर्ष लेना है, आधा 1/3 नहीं लेना, और उससे अधिक हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अधिक ही हो जाएगा टोटल। अब अगर आप 22 वर्ष तक लीजिएगा तो 4 गुना से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। 1/25 का मतलब क्या हुआ, किस बारे में बोला है, साधारण ब्याज के बारे में बोला है। किसका, राशि का। तो जिसका बोलता है वह नीचे वाला, तो यानी कि यहां से राशि पी हो गया, और ये आपका साधारण ब्याज एसआई हो गया। जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। कहने का मतलब क्या, जितना वर्ष लगता है उतना ही प्रतिशत, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। अगर टी 5%, ये 5 वर्ष है तो रेट कितना होगा 5%, यही मतलब हुआ। तो क्या बोला है कि धनराशि कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया, यह पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज यहां से कितना 1 गुने 100 बटे में मूलधन कितना 25, गुना दर। तो दर तो हमको कितना लेना है, टी के बराबर ही, तो टी ले लीजिए यहां पर, आर बराबर का है कि टी है, तो 25 चौके 100, तो टी गुना टी, टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का वैल्यू 4, तो टी का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखिएगा, कितना परसेंट 40%। बहुत अच्छा सवाल है। एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, एक मूलधन को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250, यानी कि 300 रुपया आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और 250 आपको क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, दोनों पर रेट क्या है आपका, समान है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष में एक ही बार लगता है, दर जो है एक वर्ष में एक ही बार लगता है, वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप सोचिए ना कि ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है, आपके पास टोटल एसआई कितना है, 250 रुपया। 250 रुपया है तो हर साल का एसआई बराबर होता है कि नहीं, कितना कितना होना चाहिए दोनों साल का एसआई, 125 125 होना चाहिए कि नहीं। पहले साल का भी एसआई 125, दूसरे साल का भी एसआई 125। अब सीआई पर आइए, सीआई आपके पास टोटल कितना है, 300 रुपया। आपको यह भी पता है कि पहले साल का सीआई और एसआई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले साल का एसआई अगर 125 है तो पहले साल का सीआई भी 125 होगा, होगा कि नहीं। और टोटल सीआई आपके पास 300 है तो 125 पहले वर्ष में है तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 175 क्या, 175 दोनों मिला के 300 फुट गया ना। तो 125 से 175 हो गया तो कितना बढ़ा, 50 से बढ़ गया। तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, वही तो रेट है आपका, 50 बटे में 125 अगुना 100। तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, यानी कि 40% का रेट है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 10। ये तो लॉजिकली सवाल है। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, तो मान लीजिए ना ए है और ये बी है, इसके पास एक्स टॉफी है, इसके पास वाई टॉफी है। समान तो नहीं ना बोला, इसलिए अलग अलग मान ली। कहता क्या है, यदि ए ने बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। ए अपने में से बी को एगो दे दिया, तो जैसे ही एक निकालेगा ए अपने में से तो ये तो घट जाएगा एक से, और इस बी को दे दिया तो बी कितना हो गया, एक बढ़ गया होगा इसको। ये संख्या आपस में बोला क्या, इस तरह से होने पर बराबर है। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर जो है आपका 2 आ गया। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन है, ये केस 1 है आपका, ठीक है। कहता है कि यदि b a को एक टॉफी देता है, b जो है a को एक टॉफी दे दिया, तो a को एक टॉफी दे देगा तो b के पास कितना बच जाएगा, अरे y माइनस 1। a को एक टॉफी आ गया तो यह कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। तो लेकिन इस बार बराबर नहीं हुआ, तो a के पास वाली टॉफी b से 2 गुना हो गया, यानी कि इससे ये 2 गुना अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, जो कम है उसी को 2 गुना कर दीजिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका एक और वैल्यू निकल जाएगा, ये x है 2y है तो उधर जाके माइनस 2y हो जाएगा, और यहां पर आप देखिएगा ये -2 है, इधर आके -1 हो जाएगा तो -3। ये इक्वेशन 2 है। आप पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटा दीजिए, तो आप घटाइएगा जैसे ही, तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर -3। घटाइएगा तो सबका साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। तो x से x कट गया तो y 2y में से y घटा दीजिए, y बचा 3 प्लस 2 कितना 5। अगर 3 प्लस 2 y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
तो उसके पास टोटल टॉफी की संख्या कितनी आई? 7 5 12, है ना? यही तो आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए। 10 कैसे आया जी? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना था और कुछ नहीं करना था। इक्वेशन को बराबर कीजिए। कल से तो एनटीपीसी स्टार्ट है, 5 तारीख। हाँ, 5 से 23 तक। तो अभी आप सबका डेट नहीं आया, 1 हफ्ता पहले देगा, 10 दिन पहले। चेक करते रहिएगा, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा चेक करना, डेट पार हो जाए। चलिए, आप लोगों का बहुत अच्छा तैयारी है। आप लोग एकदम थोड़ा सा कूल माइंड से एग्जाम दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट होगा, क्योंकि आप सब जिस लेवल के सवाल में स्कोर कर रहे हैं उससे कम ही लेवल का एग्जाम में आने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लेवल का आपका तैयारी करवा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः कितना प्रतिशत, 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। आप बताइए, ए कितना खर्च किया? 80% खर्च किया। 80% खर्च का मतलब क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 4/5, यानी कि 5 उसका आय है तो 4 आप खर्च कर देते हैं। यानी कि ये अगर आपका आय है, ये आपका खर्च है, और ये आपका मान लीजिए कि बचत। ए के लिए क्या बोला गया कि 5 आय है तो 4 वह खर्च कर देता है, बचत इस तरह से वह 1 का करता है। बी के बारे में क्या बोला गया? 85% खर्च करता है। तो बी जो है 85% खर्च किया। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 17/20। कहने का मतलब बी का आय 20 है तो 17 खर्च कर देता। बी की आय 20 है तो यह 17 खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 3 का किया। सी के बारे में आप बताइए तो क्या बोला है? सी जो है 75% खर्च करता है। तो 75% खर्च का मतलब क्या? 3/4, यानी कि 4 खर्च आय है तो 3 खर्च कर दिया। 4 आय है तो 3 खर्च कर दिया, तो बचत कितना? 1। अब क्या कहता है? यदि उनके बचत का अनुपात 8 9 20 है, यानी कि ए का बचत 8, बी का बचत 9 और सी का बचत 20 है। तो आप बताइए, तो यहां पर 1 3 1 का अनुपात दिख रहा है। तो एक खास अनुपात में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? पहले सबको बराबर कर लेते हैं, है ना? पहले सबको बराबर कीजिए। तो 1 3 1 को बराबर करने के लिए इसको भी 3 बना दीजिए। ये तो 3 है ही, और इसको भी 3 बना दीजिए, है ना? तो आप क्या कीजिए कि यहां पर आप 3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें तो कुछ से गुना नहीं है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो ये 1 1 के अनुपात में सभी कोई बराबर हो गया। तो आप बताइए, अब इसको कितना करना है? ए को कितना करना है? 8, तो 8 से फिर गुना कर दीजिए। बी को कितना करना है? 9, तो बी में 9 से गुना कर दीजिए। और सी को कितना करना है? 20, तो सी में 20 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए कि फाइनली ए वाले में कितना से गुना हुआ? 24 से गुना हुआ। तो 24 से यहां भी गुना होगा और 24 से यहां भी गुना होगा। 24 पंचे 120 आय है ए का। यहां बी में फाइनली कितना से टोटल गुना हुआ है? 9 से। तो इसमें भी 9 से गुना होगा और इसमें भी 9 से गुना होगा।
तो फाइनली बी का जो आय है वह कितना है 180, और यहां 60 से गुना हुआ है तो इसमें भी 60 से गुना होगा और इसमें भी 60 से गुना होगा, तो ये 240। अब क्या कहता है सवाल में, ए और सी के आय में 18,000 का अंतर है। आप बताइए ए और सी के आय में यहां पर कितना का अंतर दिख रहा है? ये अंतर जो ए और सी का दिख रहा है यह आपको कितना का दिख रहा है? 240 में से 120 चला गया, यानी 120 का अंतर है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितने का अंतर? 18,000 का अंतर। ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, एक जीरो उतर जाएगा, है ना, यानी कि 150 गुना हो गया। आपसे क्या पूछा है? बी की आय, तो बी की आय कितना है? 180 यूनिट है, तो बी का आय निकाल लीजिए, 180 गुना 150, तो कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल हम लोग पिछले टेस्ट में भी किए थे ना, कुछ इसी तरह का था, वहां पर भी अनुपात एक फिक्स करना था। चलिए नेक्स्ट किया जाए। इसका बताइए, देखिएगा 45 विद्यार्थी है टोटल एक कक्षा में, जिसमें से 20 गो लड़की है, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी है? 20 गर्ल्स है। गर्ल्स को जी से डिनोट किए, जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत 42 अंक प्राप्त किए। गर्ल्स जो है टोटल औसत का जब बात किया जाए तो वह 42 अंक प्राप्त करता है। यदि कक्षा के अंकों का औसत 36 है, कक्षा के अंक का औसत का मतलब क्या? लड़का और लड़की दोनों मिलाकर, है ना। आप बताइए पहले, यहां पर अगर बॉयज को ले, टोटल विद्यार्थी है 45, जिसमें 20 लड़की है, तो लड़का कितना हुआ? 25 हुआ, है ना। अब दोनों का औसत मिला देने पर यहां पर आपका बीच में आ जाता है, यह कितना? 36 हो गया। तो आप देखिएगा यहां एलिगेशन अगर लगाइएगा तो यहां से ये ज्यादा है, तो इस बार यहां से यहां पर कम आएगा। एलिगेशन में यही ना होता है, बीच वाले से एक जगह कम तो दूसरे जगह ज्यादा, यहां पर ज्यादा है तो यहां पर कम आएगा। तो आप बताइए कि ये क्या चीज का रेशियो आपको आएगा? लड़की का संख्या और लड़का का संख्या। अगर रेशियो का बात कीजिएगा तो 5 चौके 20, 25 25, लड़का आपका आ जाएगा अनुपात में 5 और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जबकि सवाल यहां पर आप घटाइएगा 42 में से 36 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 से 6 देखिए तो यह कितना गुना है? 1.2 गुना है कि नहीं? 1.2 गुना है ना। तो आप बताइए इधर से 1.2 गुना कितना हो जाएगा? 4.8। तो आप बताइए ना कि क्या चीज में से आप 36 में से क्या घटाएं कि 4.8 आ जाएगा? 30.8 घटाइएगा तो आ जाएगा ना। कितना आसानी से आपका कैलकुलेशन हो गया। कितना आएगा? हाँ, 31.20 आएगा। हाँ हाँ, 31.20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक्स वगैरह मानने का कोई जरूरत नहीं, औसत का लगाइएगा, गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, एलिगेशन बहुत आसानी से हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट। देखिएगा ए बी और सी जो है दो तीन तीन 3/5 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करता है। ठीक है, 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 5,820 रुपया है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये आपका पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप में आपका लाभ बराबर क्या होता है? निवेश की गई पूंजी अगुना समय, यही ना होता है। आप पहले तो ये तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, पूंजी का निवेश का रेशियो निकाल लीजिए। तो ये कितना है? 2/3, ये 3/5, ये 5/6। तो 3 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 से गुना कीजिएगा तो ये कितनी बार में? 10 दुना 20 हो जाएगा, है ना। और यह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट यहां से ये आपका जो है पूंजी का निवेश हो गया अनुपात, पूंजी का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या होता है? पूंजी गुना समय। तो आप बताइए, ए का पूंजी 8 महीने तक तो ज्यों का त्यों रहा, तो 8 महीने तक ज्यों का त्यों रखिए, प्लस अब जो है इसके पूंजी में 25% का वृद्धि कर दीजिए। तो 25% का वृद्धि कीजिएगा तो इसका 25% कितना होगा? आप बताइए ना। 10% आपका 2, 20% 4 और 5% 1, 5 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा अब बढ़ के। तो लास्ट का जो 4 महीना होगा वह कितना पूंजी निवेश किया? ए 25 निवेश किया, तो टोटल 12 महीना का हो गया। आप बताइए ना बी के लिए क्या बोलिएगा? ये टोटल का टोटल तो 12 महीना तक रहा, है ना। और सी कितना तक रहा? टोटल का टोटल 12 महीना तक रहा, है ना, हुआ ना। तो अब यहां से आप क्या देखें, ये कितना हो गया? 20 8 160 और ये 260। ए जो है 260 हो गया। बी देखिएगा कितना है? 18 दूना 36 और 18 3 21, 216। और सी कितना है? 25 दूना 50, 300। ठीक है, ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा क्या? 4 छा के 24, 2 4 पंचे 20 और ये 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, लाभ इसी रेशियो में आएगा आपका। फाइनली लाभ जो है इसी रेशियो में आएगा। अनुपात में टोटल लाभ कितना दिख रहा है? 5 4 9 9 5 14, बाकी 1 8 8 5 13 13 6 19, 194 दिख रहा है। जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना? 5820। तो आप बताइए ये इसका कितना गुना है? 30 गुना है ना, 30 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना है? 25। तो ये इसका 30 गुना। तो 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 1 22, 22 50, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो पार्टनरशिप का ये ठीक ठाक सवाल है, लगा दीजिए अच्छे से। उसको लगा दीजिए, लड़का सब बार बार खोल देगा। तो पार्टनरशिप में एक ही आपका फॉर्मूला है, लाभ बराबर निवेश की गई पूंजी अगुना समय, है ना। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा ए जो है बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है। यानी कि ए और बी के अगर क्षमता का बात कीजिएगा तो बी अगर 1 से काम करता है तो यह
5.4 से, है ना। जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगता है। तो ये आपका क्षमता का रेशियो है, ठीक है। अगर दोनों में 10 से गुना कर दीजिएगा तो यहां से ये कट गया है, यहां पर 10 आ गया, और ये आपका 5 और 27 का रेशियो हो गया। ये क्षमता। समय का बात किया तो क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो। यानी कि ये 27 के क्षमता से काम करेगा तो 5 दिन में, और ये 5 के क्षमता से काम करेगा तो 27 दिन में। क्षमता का उल्टा समय का रेशियो। आप बताइए कि क्या कहता है, ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में अनुपात में भी 22 दिन कम लगता है, और सवाल में भी 22 दिन कम लग रहा है। तो यानी कि अनुपात वैल्यू ही आपका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा कि नहीं। यानी कि ए को 5 दिन समय लगता है, बी को 27 दिन समय लगता है। तो बताइए कि उसके कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिन की संख्या कितनी है अगर एक साथ काम कराया जाए तो। पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो आप बताइए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अगर 5 गुना 27 कीजिएगा या 27 गुना 5 कीजिएगा तो ए और बी को एक साथ मिलकर लिया गया समय, टोटल वर्क 27 गुने 5, अब बटे में टोटल का इफिशियंसी 27 प्लस 5 32, 135 बटे में 32। तो 32 चौके 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128, 7 हो जाएगा ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो आसान ही सवाल था। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया, है ना। 69 श्रमिक जो है 20 दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है। कहता है कि काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। 12 दिन में मान लीजिए x श्रमिक की आवश्यकता है। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो x का वैल्यू हो गया 5 तिहाई 15, 115। लेकिन आपसे पूछा है कि उसे और कितने, यानी कि पहले से 69 आपका काम कर रहा है तो अतिरिक्त कितना करना पड़ेगा। 115 में से 69 घटा दीजिए, 6 और ये आपका 4, 46 अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। 115 मत मारिएगा, गलत हो जाइएगा। वो टोटल श्रमिक 115 है जो 12 दिन में खत्म करेगा। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई किए हैं कितना, 15। देखिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक आपका टर्म आपस में बराबर हो तो उसको कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, या कोई भी कांस्टेंट x मान लेते हैं कि ये तो यहां पर यूज है। तो सबके बराबर में आप क्या मान लिए, x मान लिए। तो यहां से आप बताइए a बटे 2 बराबर x है तो a का वैल्यू x के टर्म में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। b का वैल्यू x के टर्म में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और c का वैल्यू x के टर्म में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब a b c के वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 4x अब बटे में k। ये भी तो x के बराबर है, तो ये भी x के बराबर है तो इसको भी x के बराबर कर दीजिए। यहां से k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। बताइए, 4x और 5 चौके 20, 20 चौके 20, 4
24 है, 24 में से 9 चला गया, 15x बटे में k बराबर x है। x से x कट गया, k का वैल्यू कितना 15 हो गया। तो ये अच्छा सवाल था आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जब भी दो या दो से अधिक आपका टर्म आपस में बराबर हो तो कोई कांस्टेंट k के बराबर या किसी भी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका कोई किए, ध्यान से रहे, कभी भी इस तरह का सवाल खूब पूछा जाता है। 3 sin a प्लस 4 cos a बराबर 5 है। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन दिखे तो ये आपका जो होता है 3, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है और ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। देखिए तो 3 4 5 ट्रिपलेट है क्या, 3 4 5 ट्रिपलेट है, जिसमें ये आपका हाइपोटेनस, ये लंब, ये आधार हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, 10a का वैल्यू, 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो जो ये ट्रिपलेट पर ध्यान चले गया तुरंत आंसर कर देंगे, है ना। तो 3 4 5 का यहां ट्रिपलेट है। क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखिएगा कि कई सारा ट्रिपलेट पर इस फॉर्म में आपका सवाल पूछेगा, है ना। अगर सॉल्व करने चलिएगा, दोनों बगल स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ट्रिपलेट के हिसाब से बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। चलिए इसका कोई की है, ध्यान से देखिएगा। 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी का पार्श्व इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। देखिएगा ध्यान से, कभी भी सीढ़ी जो रहेगा वह झुका हुआ रहेगा। जब भी आप किसी दीवार के सहारे कीजिएगा तो झुका हुआ सीढ़ी रहेगा। तो मान लीजिए कि ये इमारत है और सीढ़ी जो है झुका हुआ है कुछ इस तरह से। तो सीढ़ी का पार्श्व इमारत के आधार से, इमारत का आधार ये है और सीढ़ी का निचला हिस्सा ये है, तो ये टोटल का टोटल कितना मीटर दूर है, 7 मीटर दूर है। ये टोटल आपका 7 मीटर दूर है, ठीक है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाए, यानी कि ऊपर से ना फिसलेगा, ऊपर फिसलेगा तो यह इधर भागेगा कि नहीं, जैसे ही भागेगा तो यह इधर भागेगा, निचला हिस्सा भागेगा। तो ऊपर से 4 मीटर फिसला दीजिए सीढ़ी को। तो मान लीजिए कि यहां पर से फिसल के यहां आ गया, तो सीढ़ी जो है कुछ इस तरह से आपका आ गया। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका एक्स्ट्रा फिसल के यहां चले आया, आ गया कि नहीं। ये कितना दूरी है, 4 मीटर दूरी है। तो सीढ़ी का पार्श्व कितनी दूर तक खिसकेगा, यानी कि यह वाला वैल्यू आपसे पूछा है, x मान लीजिए कि x मीटर तक खिसकेगा। आप ये पहले बताइए ये कितना है, 7 है। आप बताइए ये सीढ़ी का लंबाई कितना, 25 है। तो यह भी तो आपका 25 ही है ना, सीढ़ी का लंबाई 25 है। आप हमें यह बताइए कि सीढ़ी नीचे की ओर खिसक गया तो उसके लंबाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो अभी भी जो यहां से यहां तक का दूरी है यह भी 25 ही होगा। अब सवाल में आते हैं, आप हमें यह बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो अगर ये 7 है, कर्ण आपका 25 है, तो ये 24 होगा कि नहीं। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट हुआ। तो इमारत की ऊंचाई टोटल कितना है, 25, 24 है। सीढ़ी की लंबाई 25 है।
अब अगर आप बताइए कि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल गया, ऊपर से 4 मीटर फिसल गया, तो आप बताइए कि यहां से यहां तक टोटल 24 था, तो ये कितना रहा? 20 रहा, है ना। ये 20 है, ये 25 है, तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है? 5 गुना अगर आप इसका लेते हैं तो ये 15, ये 5 गुना ये 20, और ये 5 गुना ये 25। तो आप बताइए, ये 25 है, ये 20 है, तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया? 15। इतना दूर 7 है, तो कितना खिसक गया? यही तो है आपका आंसर। सिर्फ ट्रिपलेट का खेल है कि नहीं? तो कितना मीटर फिसला? नीचे कितना खिसकेगा? 8 मीटर खिसकेगा। ये 20, ये 25, तो ये 15। ऑलरेडी यहां से यहां तक 7 है, तो जरूर ये 8 खिसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है। तो कुछ इस तरह से आपका त्रिभुज है, ये आपका सी 90 डिग्री है। क्यू जो है बीसी का मध्य बिंदु है। ये अगर मान लीजिए बी है, ये आपका सी है, तो क्यू जो है आपका बीसी का मध्य बिंदु, यानी कि बीच में मिड पॉइंट है। यानी कि बीसी को क्यू जो है 2 बराबर भाग में बांटेगा। यदि ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है, अच्छा 2 गो सी, ये ए है, ये ए। अब बताइए, ए बी आपका 10 है, यानी कि ये आपका कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ए सी 2√10 है, ए सी ये आपका 2√10 दिया हुआ है। तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका लंबाई ज्ञात करना। तो आप हमें ये बताइए, पहले तो त्रिभुज एबीसी में लीजिए, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें बीसी का अगर लंबाई आपसे हम पूछें, तो आप क्या बताइएगा? √अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, और इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 40 ना। तो यह कितना हो गया? 60। 60 का मतलब 15 गुने 4, तो यानी कि 2√15 हो गया। बीसी टोटल 2√15 है। आप हमें, आपसे क्या पूछा है? ए क्यू की लंबाई। तो ए क्यू का लंबाई हमें ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। अगर हमें सी क्यू पता चल जाए और क्यू बी, क्यू आपका मध्य बिंदु है कि नहीं, तो सी क्यू आपका क्या हो जाएगा? 2√15 का आधा, है ना, क्या कि मध्य बिंदु है क्यू। तो ये कितना हो गया? √15। ये √15 हो गया। आप बताइए, यह क्यूसी दिया हुआ है, यह 2√10 दिया हुआ है, तो ए सी क्यू में ए क्यू नहीं निकल जाएगा? त्रिभुज ए सी क्यू में ए क्यू निकालिए, यानी कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √अंडर लंब स्क्वायर 2√10 का स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना निकला? √15 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 40, अब प्लस 15, यानी कि √55 आ गया आपका। आ गया ना √55। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। ये भी ठीक ठाक सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट। बताइएगा, त्रिभुज एबीसी में एसी को माध्यिका बीई बिंदु ई पर काटती है।
एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है, ठीक है। एसी को, यानी कि यह एसी है, इसको माध्यिका बीई बिंदु बी पर काटती है, बिंदु ई पर काटती है, तो ये बीई आपका माध्यिका है और जो कि ई पर काट रहा है, ठीक है। तो माध्यिका कभी भी क्या होता है, सामने जिस भुजा पर डलता है उसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, और माध्यिका को केंद्रक जो है वह 2:1 के रेशियो में काटता है ना। कहता क्या है कि बीजी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो जी केंद्रक है, तो जी आपका ये केंद्रक है। तो आप बताइए बीजी आपका 2 है और ये 2:1 के अनुपात में बांटता है कि नहीं केंद्रक माध्यिका को। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, कितना गुना हुआ, 6 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, बीई की लंबाई, यानी कि टोटल 3 यूनिट का लंबाई पूछा है, बीई बराबर 3 यूनिट होगा, तो कितना गुना होगा, 6 गुना कर दीजिए, 18। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है और माध्यिका को जो होता है केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है, माध्यिका को केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, एक वृत्त एक आयत के परिगत है, यानी कि आयत के चारों तरफ एक वृत्त है। ये आपका एक आयत है ना, इसके चारों तरफ एक वृत्त इस तरह से बना दीजिए, एक वृत्त बन गया, ठीक है। कहता है कि जिसकी भुजाएं जो है 4:3 के अनुपात में, यानी कि यह 3 है, यह 4 है। यदि आयत का क्षेत्रफल जो है 192 मीटर है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप का मतलब क्या, इसका परिधि 2πr का वैल्यू, यही ना होगा। आप बताइए, इसका एरिया 3:4 के अनुपात में है, आप बताइए, ये L है, ये B है, तो ये टोटल कितना हो गया 12, जबकि 12 यूनिट कितने के बराबर, 192 के बराबर। लेकिन यहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन मत कीजिएगा। क्षेत्रफल में हम आपको एक दिन और बताए थे कि यह रूट में लेके करना है, तो यह कितना है 16 गुना, तो 16 का अंडर रूट ले लीजिएगा, है ना, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो लंबाई जो है वह आपका 4 गुना 12 और यह आपका 4 गुना 16 हो गया। तो यानी कि आपका ये 12 और ये 16, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 16 हो गया। आप बताइए ये विकर्ण होगा कि नहीं आयत का, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आप बताइए ना, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, बोलिए ना, 3 4 5 का, तो 5 का कितना गुना ले लेंगे, 4 गुना, तो ये 5 का 4 गुना ले लीजिए, तो 20। तो आयत का विकर्ण ही आपका वृत्त का व्यास होगा, यहां से यहां तक वृत्त का व्यास होगा कि नहीं, यानी कि वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त का डायमीटर 20 हो गया और इसलिए त्रिज्या क्या हो गया 10 हो गया। तो 2πr का वैल्यू निकालना है, तो 2 गुने पाई गुने 10 यानी कि 20 पाई हो गया। तो अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो भी सवाल में दिक्कत होता है घर पे जाके एकदम डेली बनाइएगा। अगर 25 सवाल यहां बनाते हैं, जो भी 2 4 10 सवाल जो भी आपको दिक्कत होता है वो घर पे जाके रिपीट जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। चलिए एक नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, किसी ठोस गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काट कर निकाला गया। अब देखिए ना,
ये आपका अर्धगोला है, ये आपका क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला में क्या होता है कि यह आपका त्रिज्या है और ये आपका हाइट है। त्रिज्या और हाइट क्या होता है, आपस में बराबर बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम इसको 2r मान लें तो यह भी 2r होगा, होगा कि नहीं। अब इसी अर्धगोला से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटते हैं, तो एक गोला को काट दीजिए। अधिकतम आयतन वाला गोला कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, अधिकतम आयतन वाला गोला। तो यानी कि यह पूरा का पूरा गोला का व्यास 2r है, तो गोला का त्रिज्या यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r नहीं हो गया। आपसे क्या पूछा है, गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का त्रिज्या r है तो पाई r क्यूब हो गया। अनुपात बचे हुए ठोस पदार्थ, बचा हुआ ठोस पदार्थ क्या है, अर्धगोला में से आप घटा दीजिए किसको, गोले के आयतन को। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। यहां पर r कितना माने हैं, 2r माने हैं, माने हैं ना, तो 2r का क्यूब। अब माइनस इसमें से कर दीजिए गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 4/3 है, पाई r क्यूब यहां आएगा, ठीक है। ये बताइए कितना होगा, 8 पाई r क्यूब। 8 में से 4 घट गया तो 4 पाई r क्यूब। अब बटे में ये कितना है जी, 8 दूना 16 ना, 16 में से 4 घट गया तो 12 होगा। ये कितना है, 8, 8 गुना 2, 16 पाई r क्यूब। अब बटा में 3 माइनस 4/3 पाई r क्यूब। ये कटा दीजिए 12, अब 12 में से 3 घट गया तो 4, तो 4/3 पाई r क्यूब। और यहां पर क्या बचा, सिर्फ 4 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब कटा दीजिएगा, 4 से 4 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपात 1, यानी कि 1:3 में हो जाएगा, है ना, 1:3 में हो जाएगा। तो ये भी अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1:3। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गोला अर्धगोला में जो होता है उसका ऊंचाई और रेडियस हमेशा बराबर होता है ना। इसलिए 2 के मल्टीपल में मान लिए ताकि आपको गोला का त्रिज्या आधा करने में दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट हम लोग सेट कल करेंगे।